अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ रवाना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, रेबीज़ एक ख़तरनाक बीमारी, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, आइए इस पर बात करते हैं। ख़वातीन हज़रात, स्ट्रे डॉग्स पंजाब के हर शहर में पाए जाते हैं। वो खा कब्रिस्तान हैं, वो खा पार्क्स हैं, वो खा खुले मैदान हैं, खा वो कचरे के ढेर हैं, गली मोहल्ले हैं। आपको आवारा कुत्तों के झुंड हर वक्त दिखाई देते हैं, स्पेशली रात के वक्त जब सब अपने घरों में मौजूद होते हैं तो इनके जो ग्रुप्स हैं वो आपको गली के चौक चौराहों में नज़र आते हैं। रीज़न ये है कि एक तो ब्रीड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से कुत्तों की अफजाइश भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा जो नुकसानदेह पहलू वो ये है कि रेबीज़ एक ऐसी बीमारी जो कि मोहलिक बीमारी है, जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती है, जानवरों के काटने से या उनके नाखूनों के स्क्रैचेस से। स्पेशली वो कुत्ते बिल्लियाँ जो हम घरों में पालते हैं, ये बीमारी उनमें भी पाई जा सकती है और ये कैरियर जो आपका कुत्ता या आपकी बिल्ली हो सकती है और वो उसके काटने से या नाखून के स्क्रैच से इंसान में मुंतकिल हो जाती है। इसकी सबसे ख़तरनाक सूरत हाल ये है कि जो इंसान इससे इन्फेक्टेड होता है वो एक ज़ॉम्बी की तरह का उसका रवैया हो जाता है, सेंसेस काम करना छोड़ जाते हैं, डर लगना शुरू हो जाता है। जो मरीज़ हैं वो शोर मचाते हैं, इकट्ठा होते हैं और उन्हें हर एक चीज़ से डर लगता है और अजीब सी सिचुएशन में मुब्तला हो जाते हैं। सो आइए ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में हम इस बीमारी में बात करते हैं कि जानवरों में ये बीमारी कैसे मुंतकिल होती है और उसके बाद उनसे बीमारी इंसानों में कैसे मुंतकिल होती है, कैसे जानवरों को इस मोहलिक बीमारी से बचाना है, कैसे उनकी वैक्सीनेशन करनी है, स्पेशली वो लोग जो अपने घरों में डॉग्स एंड कैट्स रखते हैं, पालते हैं। आज का ये प्रोग्राम स्पेशली आप लोगों के लिए है और इसके साथ साथ वो तमाम तर स्ट्रे डॉग्स जो गलियों में, चौक चौराहों में आवारा कुत्ते झुंड बनाकर फिरते हैं और बहुत बार ऐसा भी हो चुका है, जो सोशल मीडिया में हम देख चुके हैं कि वो इंसानों पर भी हमला करते हैं और उन पर भी झपटते हैं, काटते हैं और कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं इस सिलसिले में। सो आज का प्रोग्राम अवेयरनेस बेस्ड प्रोग्राम है। आई होप आज के प्रोग्राम की वसातत से ये इन्फॉर्मेशन देखने वालों तक जरूर पहुंचेगी। आइए आगे बढ़ते चलिए, शामिल करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ वेटनरी डॉक्टर मोहम्मद आसिम साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से मिलने का मकसद स्पेशली ये पैगाम तमाम देखने वालों के लिए, वो उन लोगों के लिए है जिनके घरों में उन्होंने अपने पेट्स रखे हैं, स्पेशली डॉग्स एंड कैट्स। सो उनमें ये सिम्टम्स कैसे आप जान सकते हैं, इस पर बात करते हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया सब टॉपिक पर बात करने का। डॉक्टर साहब बताइए, रेबीज़ बीमारी बेसिकली क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेबीज़ जो है ये लिसा वायरस है, उसकी वजह से फैलती है ये, और अफेक्टेड एनिमल्स में मोस्टली ये डॉग एंड कैट्स होते हैं, इसके राइजर वायर हैं ये। और दूसरा इसमें यह है कि ये थ्रू कॉन्टैक्ट जो है वो हर जगह एनिमल ये बाइट करते हैं, तो ये जिस जानवर को बाइट करते हैं उसमें आफ्टर 7 to 14 डेज़ तक इसके ना साइंस आने शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि वो जानवर काटा किस जगह पर है। सही है, ठीक हो गया। इसमें इसका मतलब है, मिसाल के तौर पर आपके घर में 4-5 पेट्स बिल्लियाँ हैं मिसाल के तौर पे, और वो आपस में खेलती हैं तो स्क्रैच भी एक दूसरे को करती हैं, एक दूसरे को काटती भी हैं, तो इसका मतलब है अगर एक को है तो बाकी सब में भी उन पेट्स में ट्रांसफ़र होने के चांसेस हैं, हो जाता है? यस, डेफिनेटली ये इसी तरह ही इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन यही है। ठीक है, इसमें जो एहतियाती तदबीर हैं वो ये है कि इसके जो रिसेप्टर्स हैं रेबीज़ वायरस के, ये डेवलप होते हैं एट द डे ऑफ 90। ओके, ठीक है। ठीक हो गया। तो आपके जो जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, डॉग कैट्स हैं, आप उनको रेबीज़ की वैक्सीन लगवाएंगे एट द एज ऑफ 90 डेज़। ठीक हो गया, यानी मिनिमम 90 डेज़ होनी चाहिए। इसके रिसेप्टर्स ही 90 डेज़ पर डेवलप होते हैं। और दूसरा ये है कि इसमें आपने इसकी बूस्टर डोज लाजमी लगवानी है, वो आफ्टर 21 डेज़। ठीक हो गया। ठीक हो अच्छा, गया। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ब्रेक के बाद कुछ अहम क्वेश्चंस हैं मेरे पास, स्पेशली जो पेट लवर्स हैं उनके लिए, जिन्होंने घर में अपने जानवर रखे हुए हैं, कि आपने कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जिससे आपने ये जांच करनी है कि आपका जो डॉग है या कैट है वो रेबीज़ का शिकार हो सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वापस आ चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए, साइन और सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जो देखने वाले हैं हमारे नाजरीन, उन तक ये पैगाम पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जिन्हें देखने के बाद आइडिया लगाना बहुत ज़रूरी है कि आया आपका डॉग या कैट इफेक्टेड है या नहीं। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि इसके तकरीबन 7 दिन के बाद साइंस आना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें जो मोस्टली इसमें जो जितनी भी वायरल डिजीज़ हैं या आमतौर पर जैसे बीमार होते हैं जानवर, तो उसमें सबसे पहले फीवर होता है। ठीक है। उससे हेडेक होती है। ठीक हो गया। जानवर जो है ना वो फटीग्ड होता है। ठीक हो गया।
तो उसके बाद फिर ना इसके न्यूरोलॉजिकल साइंस जो है ना वो शुरू होते हैं। ठीक है। उसमें जो मोस्टली जो है ना वो अच्छा, इसमें एक बड़ा यूनिक साइन है कि इसमें जो एट द साइट ऑफ जो कट है ना उस पर पेन होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, और दूसरा जो न्यूरोलॉजिकल साइंस इसके शुरू होते हैं, चूँकि ये इसकी ना न्यूरोलॉजिकल ट्रांसमिशन होती है। जहाँ भी काटेगा ना ये जानवर काटेगा, जो लिसा वायरस है वो ट्रैवल करता है टुवर्ड्स ब्रेन। ठीक है, उसको जितना भी टाइम लगेगा ब्रेन के तरफ आते हुए, तो उसमें फिर वो न्यूरोलॉजिकल साइंस शुरू होते हैं। उसमें सबसे पहले ना मसल स्पाज्म आता है। ठीक हो गया। तो उसमें इनकोऑर्डिनेशन हो जाती है, उसकी गेट इनकोऑर्डिनेशन हो जाती है। वो जब चलता फिरता है जानवर तो उसकी ना गेट जो है ना वो प्रॉपर नहीं रहती नॉर्मल। आसान अल्फाज में इसको हम क्या कहेंगे, मतलब उसके चलने फिरने में वो लेजी है या वो सुस्त है या वो इधर उधर डोल रहा है, काइंड ऑफ। यस, डगमगाना शुरू हो जाता है वो। ठीक है। अच्छा, और लास्ट पे जो है ना वो हाइड्रोफोबिया हो जाता है उसको। ठीक है। वो अब उसके सामने पानी रखेंगे वो पानी नहीं पिएगा, तो ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा हो जाएगा। ठीक हो गया। और एक और फ्यूरस फॉर्म होती है, उसमें ना जो जैसे डॉग होते हैं, डॉग को काट दिया किसी ने, कोई डॉग अफेक्टेड हो गया तो फिर वो ना वो अपने आप में नहीं रहता है। ठीक है। ठीक है, तो हम आमतौर पे कहते हैं पागल हो गया। पागल हो गया। फिर वो ना भागता है, उसको नज़र कुछ नहीं आ रहा होता है, वो टकराएगा किसी भी चीज़ में। ठीक हो गया। फिर वो काटने की कोशिश करेगा, किसी भी चीज़ जो उसके सामने आगे उसने काट लेना तो अग्रेसिव हो जाते हैं जानवर। हो जाता है। ये इसकी फॉर्म होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये साइन एंड सिम्टम्स तो आ गए कि हमें अपने डॉग या कैट के अंदर उसकी बिहेवियर में चेंजेस हमने फील कर लिए हैं, वो बीमार दिख रहा है, वो सुस्त है, अजीब रिएक्ट कर रहा है, तो फिर आप क्या समझते हैं कि उसको समटाइम होम रेमेडीज़ भी घरों में लोग कर देते हैं। लोगों ने दवाइयाँ रखी होती हैं जानवरों को घर में, कोई पैनाडोल खिला दी या कोई और चीज़ पिला दी कि ये बीमार हो गया, तो लोग लाने में ज़रा सुस्ती या काहली का जो है मुजाहरा करते हैं। तो इसमें आप क्या रिकमेंडेशन करते हैं? हम ये कहते हैं कि इसमें ना जहाँ वो डॉग बाइट हुआ है ना उस जगह को सफाई करें, जो कार्बनिक सोप है उसके साथ जितना भी आपसे हो सके। ठीक होगा। उसकी मरहम पट्टी करें। उसके बाद इसको जब फीवर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उस जगह पे पेन बहुत ज़्यादा होती है, उसको पेन को मिनिमाइज़ करने के लिए आप उसको मिलोक्सिकैम का साल्ट है, पी कैम की टैबलेट आती है, वो खिलाएं उसको अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ एनिमल एंड वेट ऑफ एनिमल। ठीक हो गया। और उसको जो है ना फौरी तौर पर इधर लेके आएँ, हॉस्पिटल में लेके आएँ। हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, तो हम इसको वैक्सीनेट करेंगे। तो इस तरह जो है ना वो। और वैक्सीनेशन का दौरानिया किस तरह से होता है, मतलब उसमें डोजेज़ में डेज का ड्यूरेशन होता है या वो बैक टू बैक लगती है? ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर गाय भैंस है, उस पर एक डोज लगती है फर्स्ट डे पर या 0 डे पे कह लें। ठीक हो गया। फिर 7 डेज़ पर, फिर 14 डेज़ पर, फिर 21 डेज़ पर। ठीक हो। ये एनिमल टू एनिमल वाले भी वेरी करता है, और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं रेबीज़ की वैक्सीन बना लो, उनका भी डोज शेड्यूल वेरी करता है। ठीक हो गया। मतलब ये कितने दिनों में आपका जो जानवर है वो यानी रिकवरी की जानिब आना शुरू हो जाता है? आफ्टर 21 to 1 मंथ जो है ना वो 1 महीना आपने उसकी केयर करनी है, और इस बीच में उसके रवैये में वो चेंजेस को फील करते रहना और उससे थोड़ा दूर रहना आप उसको रिकमेंडेशन करते हैं? बिल्कुल इस तरह ही। अच्छा, मुझे एक चीज़ सर ये बताएं, ये तो हमारे पेट डॉग्स या कैट्स हो गए। अब आप हम थोड़ा स्ट्रे डॉग्स की बात करते हैं। आपको पता है कि जानवरों स्पेशली कुत्तों के जो झुंड हैं वो जगह जगह दिखाई देते हैं और समटाइम वो मिलकर लोगों को पड़ भी जाते हैं। तो इसमें मुझे बताएं कि स्पेशली वो लोग जो जिनके घरों के इर्द गिर्द कुत्ते इस तरह के स्ट्रे डॉग्स होते हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए, और उनके अगर उनको आपने वैक्सीनेशन भी लगवानी है मिसाल के तौर पर कॉलोनियों में, तो क्या इस किस्म की सहूलत भी लोग आपके पास ला के करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास अवेलेबल है वैक्सीन, और म्यूनसिपल कमेटी जो है वो पकड़ के ले आती है। आप इन्फॉर्म करें तो हम इसको जो है ना वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है। और वैक्सीन भी हम कर देते हैं। स्ट्रे डॉग से ज़रा ये भी इन्फॉर्मेशन बता दें कि उससे दूर रहने का मतलब कौन कौन सा तरीका है और उसके रवैये में कौन सी चेंजेस जिससे आपको ये अलग, कुछ लोग होते हैं मतलब जानवर रास्ते में कुत्ते अगर नज़र आता है उसको खाना डाल दिया, कई लोग उसको प्यार करने भी लग जाते हैं, मतलब कई लोग खुदा तरस होते हैं, ठीक है, उस तरह से, लेकिन फिर वो अग्रेसिव भी होता है, काट भी लेता है लोगों को। ऐसी सिचुएशन हमने सोशल मीडिया पे बहुत सारे केसेस देखे हैं। या इस तरह यह है कि ये लोगों को जो है ना वो इस पर अवेयर रहना चाहिए। अगर आप कोई बंदा इसको ख्याल भी कर रहा है तो अपना ख्याल जो है ना वो पहले रखना चाहिए। ठीक है। तो जानवर है, जानवर को तो पता क्यों नहीं, तो कभी इसने हमला कर देना है। ठीक हो गया। तो एक्टिव रहना चाहिए, आपको देखना चाहिए कोई कौन सा जो अब उसकी ना देखें, जब फ्यूरियस हो रहता है ना पता चल जाता है। तो जब 0 फ्यूरियस जब स्टार्ट हो शुरू हो गया तो आप उसको पीछे हट जाएँ आप। सही है। हाँ जैसे। और सर अच्छा, मैं इससे पहले कि हम ब्रेक की जानिब जाएँ, मुझे बताएं, हम शहर फैसलाबाद के वाले से बात कर रहे हैं, अभी तक कितने केसेस आपके पास रिपोर्ट हो चुके हैं जिसमें पागल कुत्ते या रेबीज़ से इफेक्टिव जानवर कोई भी कुत्ता हो या बिल्ली हो आपके पास रिपोर्ट हो चुके हैं और आपने उसकी वैक्सीनेशन वगैरह की?
हमारे पास अमूमन जानवर आते रहते हैं, तो हम उसको अकॉर्डिंग टू हमारा जो प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, हम उसको अडॉप्ट करते हैं और हम इनको वैक्सीनेट भी करते हैं। उनको जो इनका इलाज है वो भी करते हैं अकॉर्डिंग। रेबीज के केसेस आ रहे हैं, कोई रिपोर्ट हुआ आपके पास? अभी हम पिछले एक माह की अगर रिपोर्ट के हवाले से बात करें, नहीं, हमारे पास इस तरह की रिपोर्ट नहीं हो। और इन्फॉर्मेशन के हवाले से, क्योंकि देखें सोशल मीडिया पे तो काफ़ी वीडियोस गर्दिश कर रही हैं जिसमें पंजाब के किसी शहर की बात हो जाती है, सिंध के किसी शहर की बात हो जाती है, तो लोग बड़ा डर जाते हैं और यही एक पैनिक लोगों के अंदर क्रिएटेड है कि हमारे घरों में भी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, तो कहीं ये ना हो कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो कहीं वो खुदा ना खास्ता इस बीमारी की वजह से कहीं बच्चों पे ना वो काट लें और बच्चे ना इफेक्ट हो जाएं। तो ये एक ना पैनिक सिचुएशन है ओवरऑल। तो इस हवाले से ये भी इन्फॉर्मेशन आपके पास डेफिनेटली होगी। ज़रा बताइए कि क्या वाकई पंजाब में केसेस हैं कुछ इस तरह के? नहीं, इस तरह नहीं है कि देखें इसमें हर डॉग जो है ना वो रैबिड नहीं होता। ये आपको ख्याल देखना चाहिए, हर डॉग रैबिड नहीं होता। जो लोगों ने घरों में डॉग रखे हुए हैं तो उनको, जैसे मैंने पहले बताया कि उनको ना एट द एज ऑफ 90 डेज़ पहले उनकी डिवर्मिंग करवाएं, उनको पेड़ के कीड़े की दवाई पिलाएं, उसके तकरीबन 15 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद उसको जो है ना वो एट द एज ऑफ 60 डेज़ जो है आप उसको डिवर्मिंग करवाएं, तो एट द एज ऑफ 90 डेज़ जो है ना आप उसको जो है ना वो वैक्सीनेट करवाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम आसिम साहब। खुद आइए आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे टॉपिक के हवाले से जो कि रेबीज़ है, और इस पर हम इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि देखने वालों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे और अवेयरनेस तमाम लोगों तक पहुँचे, और वो तमाम तर लोग जो घरों में हैं और जो अपने पेट्स को डील करते हैं डेली बेसिस पे, उनके रवैयों में चेंजेस पर बात है। आइए आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। खबरदार ज़रात प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हो। जिस तरह आप जानते हैं कि शहर भर के अंदर जो आवारा कुत्ते हैं उनके काटने की वजह से अस्पतालों के अंदर मरीज़ बढ़ते चले जा रहे हैं, और इस हवाले से इंतज़ामिया कहीं भी नज़र नहीं आ रही। काफ़ी रिक्वेस्ट मौसूल हो चुकी हुई है, उसके बावजूद कागजी कार्रवाई हद तक महदूद है, लेकिन अमली हमें काम नज़र नहीं आ रहा। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे फैसलाबाद के इस बीट को देखते हैं एज ए रिपोर्टर, और कारपोरेशन या अगर आप बाकी जितने इदारे उनकी अगर बात करें तो इस हवाले से इनकी परफॉर्मेंस पर ये बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। तो अब्दुल रहमान के प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं। सर कैसे, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बॉस बताइए, आप देखते हैं ओवरऑल सारे, आप इस बीट को देखते हैं, आप मामलात को देखते हैं, इदारों की क्या हरकत है और वो कितने मुतहर्रक हैं, ये भी आप बखूबी समझते हैं। मुझे बताएं कि ये जो आवारा कुत्ते शहर के अंदर जगह जगह आपको जमघट्टों में नज़र आते हैं और उसकी वजह से लोगों को काट भी रहे हैं, लोग अस्पतालों में भी जा रहे हैं, बच्चों को भी काट लेते हैं, बड़ों को भी काट लेते हैं। जितनी मेरी सोच, मेरा इल्म कहता है कि इनकी वैक्सीनेशन इंतहाई ज़रूरी है ताकि कोई भी इस किस्म का वाक़या पेश ना आए, लेकिन फैसलाबाद नहीं इस मामले में सीरियस ले रहा, वजह क्या है? थैंक यू राना साहब। देखिए, मामला दो तरह के, चंद दिन पहले आपने सुना होगा कि एग्री में 4-5 लोग स्टूडेंट्स पे कुत्तों ने हमला कर दिया। तो इस तरह से गोल बना के जो आवारा कुत्ते फिरते हैं, इनके पंजाब में शायद कोई 1 साल का डाटा मैं देख रहा था तो 50,000 के करीब था 1 साल में जो कुत्ते काटने के मरीज़ अस्पतालों में लाए गए, और बहुत सारे नहीं लाए जाते या जो गांव देहात में मुकामी डॉक्टरों के पास चले जाते, वो डाटा गवर्नमेंट के पास नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, अब इसमें जब बात की जाती है MCF की, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की, मुकामी हुकूमतों की, वो कहते हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि आपने कुत्ते को मारना नहीं है। यहाँ पर मारने की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर तो इस मामले को हैंडल कैसे करना है, बात तो ये है। तो वो करते ये है कि कॉरपोरेशन एक दवाई है इनको बेहोश करने वाली, वो ला के देता है उनको, लाइव स्टॉक को, वो फिर कुत्ते को लगाते हैं या टीका, फिर उसके बाद उसको न्यूट्रल कर दिया जाता है, यानी कि वो फिर नस्ल बढ़ाने के, जो अफजाइश नस्ल के लिए काबिल नहीं रहता। तो ये बेसिकली बड़ा लंबा प्रोसीजर है कि आपने डॉग को पकड़ना है, फिर पकड़ के उसको न्यूट्रल भी करना है, और फिर ऑपरेशन है एग्जैक्टली, और फिर उसके बाद उसको वैक्सीनेट भी करना है। और ये वैक्सीनेशन मुझे लगता है 3 से 6 महीने बाद चाहिए होती है। जो घरों पे लोगों ने रखे होते हैं ना, वो अक्सर 3-6 महीने बाद करवाने जाते हैं, क्योंकि जो ये रेबीज़ होती है ना, ये बेसिकली ज़रूरी नहीं कि वो दांतों से काटे, अगर उसका नाखून लगता है तो फिर भी हो सकती है। अच्छा, फिर ये गाय भैंस को काटता है, उससे भी, दूध पीने से भी हो सकती है। ये कई केसेस सामने आते हैं कि बज़ाहिर उन बंदों को ये नहीं पता चल रहा था कि कहाँ से हुई, फिर बाद में पता चलता है कि मुतासरा जानवर था, उसकी वजह से हो गई। बात की अगर यहाँ पर पंजाब के हवाले से की जाए या फैसलाबाद के हवाले से की जाए, तो अब सबसे बड़ा मसला ये बन चुका है कि क्या प्लान किया जाए, क्योंकि जो म्यूनसिपैलिटीज़ है उन्होंने अदालत को भी मुतमिन रखना है। अब कुत्ता अगर वो मारेंगे, उसकी तस्वीरें जाएंगी, अदालत का एक्शन होगा। लेकिन इसके अलावा कोई मुझे एक्शन नज़र आ नहीं रहा ना इस इदारे की तरफ से। लाइफ स्टॉक वालों ने तो चलो
उसकी वैक्सीनेशन है या जो भी एक नेक्स्ट प्रोसेस है वो करना है, असल में तो कारपोरेशन नहीं पकड़ना है ना आवारा कुत्तों को। अच्छा, जब ये माजी में मारे जा रहे थे तो तब भी मुझे वो इंस्पेक्टर बताते थे जो पकड़ते थे या मारते थे कि जब एक बार ये स्टिंगिंग जहर होता है, ये भी इंडिया से मंगवाना पड़ता है, तो जब ये एक बार कुत्ते को दे देते थे, कुत्ता खा के मर जाता था, तो बाकी जो उसके साथी कुत्ते थे वो उस बंदे से डर जाते थे, खौफज़दा हो जाते थे। वो बंदा जब भी पार्क में आ जाना, कहीं भी कब्रिस्तान में आ जाना, तो उससे देख के दौड़ लगा देते थे। यानी वो इतनी, उनकी हिस्स इतनी स्ट्रांग है कि वो आइडिया लगा लेते कि इसको किसी ने जहर दिया है। एग्जैक्टली, या इस वजह से ये जो है वो इस बंदे की वजह से ये कुत्ता मरा है, तो ये ख़तरनाक है। हाँ एग्जैक्टली, ये इतनी ज़्यादा हिस्स रखने वाला जानवर है, तो इसको मारना भी बड़ा मुश्किल है। कुत्ते की जो फेवरेट ग़िज़ा है, फूड है, वो उसमें डाल के देते हैं, उसमें स्मेल भी होती है, कुत्ता अटैक भी करता है, लेकिन वो पूरे झुंड में से एक मरता है, बाकी दौड़ लगा देते हैं। फिर उनको बंदा बदलना पड़ता है, तरीका बदलना पड़ता है। तो अब इस पे भी पाबंदी लगा दी गई है, तो ये अब बहरहाल एक बड़ा मसला बन गया है लोगों के लिए। फिर जो सोसाइटीज़ है या जो कॉलोनीज़ है या जो पार्क है, वहाँ पे कुत्तों का जो है वो ढेर लगा हुआ। और जैसे मैंने बताया कि ये बड़ी तेज़ी से अपनी अफजाइशें नस्ल करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 और 16 से 132 हो जाते हैं। तो ये इस तरह से फिर मल्टीप्लाई होता है। तो इसको अगर तो इब्तदा में ही काबू पा लिया जाए तो ठीक है, वरना जो ही महकमों की नाहली या सुस्ती होती है, फिर उसके बाद ये इक्का दुक्का की बजाय एग्जैक्टली सैकड़ों वाक़यात आना शुरू हो जाते हैं। मैंने अब्दुलरहमान देखा है कि सोसाइटीज़ के अंदर जहाँ हम भी रहते हैं, वहाँ जो आवारा कुत्ते जो घरों के नहीं है, उनके गले में लाल पीले नीले, उनके गलों के अंदर उन्होंने पट्टे डाले होते हैं जो वैक्सीनेटेड होते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताएं, अगर हम शहर के अंदर फिरने वालों से पहले निकल के जो सोसाइटियाँ, आबादियाँ वहाँ पर हैं, अगर वहाँ पर भी ऑपरेशन इस तरह के होने शुरू हो जाएं अपने तहीं, तो क्या आपको लगता है कि किसी हद तक इस पर काबू पाया जा सकता है? देखिए, जो वैक्सीनेटेड की आपने बात की है, तो वो तो बमुश्किल फैसलाबाद के 1% या 2% वैक्सीनेटेड होंगे, बाकी सारे के सारे ऐसे ही है। या जो पालतू कुत्ते घरों पे रखे होते हैं, उस पर वैक्सीनेशन लोग करवाते हैं अपनी, ताकि उसकी जो है वो बीमारी से महफूज रहा जाए, क्योंकि वो पंजे भी मारता है, दांत भी लगा सकता है, बच्चों को भी बड़ों को भी प्यार में भी लगा सकता है, तो वो करते हैं। तो ये बड़ी मामूली तादाद है। असल जो ख़तरा है वो आवारा कुत्तों से है जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है, तो उनके लिए पूरा एक प्लान करना पड़ना है, पूरा उनको महकमों को कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना पड़ना है। अगर उनको न्यूट्रल भी करना है तो फिर ये कारपोरेशन को अच्छा खासा बजट लगाना होगा और बड़ी मैन पावर चाहिए। एग्जैक्टली, और लाइव स्टॉक को इस पर बड़ा काम करना पड़ेगा, फिर जाके इस पर काम होगा। क्योंकि अभी फैसलाबाद में बिलाशुबा जो है वो हज़ारों की तादाद में कुत्ते कब्रिस्तानों में, पार्कों में, खाली जगह में, खाली प्लाट्स पे स्टे करते हैं। और बहुत सारी हर कॉलोनी में खाली प्लाट्स भी हैं, खाली जगह भी है, कब्रिस्तान भी हैं, पार्क भी हैं, जहाँ पे वो स्टे कर लेते हैं। तो वो उनको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि जब वो स्टे करते हैं फिर वहीं पर उनकी अफजाइश नस्ल भी होती है, फिर वो बढ़ते चले जाते हैं। एक आध को रोकना तो मुमकिन होता है, लेकिन जब वो 8-10 होके गोल बना लेते हैं, झुंड की सूरत में हमला करते हैं, फिर किसी के लिए उसको रोकना भी बड़ा मुश्किल। अब्दुलरहमान, एक चीज़ है, हुकूमती सतह पर इसके ऊपर एक्शन बहुत ज़रूरी है। देखें, इदारों की अगर बात करें, लाइफ स्टॉक हो गया या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, इनके एंड से जो हमें अभी तक काम है वो तो हासिल खा नज़र नहीं आ रहा इस मसले के ऊपर। अब हज़ारों की तादाद में अगर ये शहर के अंदर मौजूद है, तो हज़ारों की तादाद में केसेस अस्पतालों में भी हैं जिनको काटा हुआ है। और आपको बताते चलें कि रेबीज़ जो ये बीमारी है, इससे मुंसलिक अगर जानवर, स्पेशली कुत्ता अगर काट लेता है तो बचत ऑलमोस्ट 5% के करीब तक है। अदरवाइज़ कहते हैं जो एक दफ़ा इंसानी कुत्ता अगर इंसान को काट ले तो उसके बाद फिर उसका बचना बड़ा मुश्किल है। तो ये देखें ना, इंसानी जान किस हद तक अहमियत रखती है हमारी हुकूमत के लिए, यहाँ के इदारों के लिए, तो वो तो हमें नज़र आ रहा है। तो इस हवाले से आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में लगता है कि इस पर कुछ सख्त अमल हो सकता है, फौरी एक्शन हो सकता है? अच्छा, इसमें मैं ज़रा करेक्शन ये करवा दूँ कि रेबीज़ जब तक नमूदार ना हो तब तक इंसान को कोई ख़तरा नहीं होता। जब रेबीज़ नमूदार हो जाए तो फिर इंसान का बचना जो है वो 100% तक मुश्किल होता है, क्योंकि जब एक बार ये बीमारी नमूदार हो जाती है तो फिर इसकी कोई बचत नहीं है। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि जो ही कोई भी कुत्ता काटता है, इवन कुत्ता छोड़िए, गधा काटता है, बिल्ली काटती है, कोई जानवर काटता है, तो उससे भी रेबीज़ मुख्तलिफ़ तरह की हो सकती है। तो ज़रूरी होता है कि फ़ौरी तौर पर जाकर वैक्सीनेशन करवाई जाए सरकारी हस्पतालों से, वहाँ पे अवेलेबल नहीं है प्राइवेट हस्पतालों से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर बाद में कुत्ते को कोई भी अलामत ज़ाहिर हो जाती है पागलपन की, या कोई भी जानवर जिनके मैंने नाम लिए उसमें अलामत ज़ाहिर हो जाती है, तो फिर इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर इंसान में वो चीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती है और ये अगले कुछ ही दिनों में हो सकती है। लिहाजा फ़ौरी तौर पर इसका फ़ौरी इलाज यही होता है कि फिलफौर इसकी ट्रीटमेंट करवा ली जाए। जैसे कोई भी बीमारी है, जैसे फ़र्ज़ करें मैं बताता हूँ कि पोलियो वायरस है,
अगर वो नमूदार हो जाता है तो फिर उसका इलाज नहीं है। हाँ, नमूदार होने से पहले उसकी जो ड्रॉप्स की सूरत में वैक्सीनेशन की जाती है या मुख्तलिफ बीमारियाँ जिनकी वैक्सीनेशन की जाती है। ऐसे ही रेबीज़ ऐसा वायरस है कि अगर ये नमूदार हो जाता है फिर इससे बचत नहीं है। फिर उस इंसान का या उस जानवर का जिसको आवारा कुत्ते या किसी भी जानवर ने काटा है उसका बचना मुश्किल होता है। अच्छा, शहरों के अंदर तो देखें अब्दुर्रहमान, शहरों के अंदर तो इतनी है लोगों को अवेयरनेस कि अगर पता चल जाए कि बच्चे को या किसी फ़र्द को अगर कुत्ते ने काट लिया, फौरी तौर पर जाता है भाई इंजेक्शन लगवाएं जाके वैक्सीनेशन का। लेकिन आप थोड़ा शहरों से बाहर चले जाएं तो जो देही इलाके हैं या जो शहर से थोड़ा दूर हैं वहाँ भी कुत्ते हैं और वहाँ भी आवारा कुत्ते हैं, वहाँ भी बीमार कुत्ते भी हैं। तो वो लोग जो हमें देख रहे हैं उनको भी ज़रूर पैगाम दें कि ज़्यादातर लोग फिर ऐसी चीज़ को बहुत लाइटली ले लेते हैं कि कुत्ते ने काट लिया तो डिटॉल से साफ़ कर लिया या पायोडीन घर पे ही लगा ली, तो कहते हैं जी अच्छा चलो कोई नहीं, खैर बचत हो जाएगी। तो इस मामले में पैगाम ज़रूर दें हमारे देखने वालों को, स्पेशली वो लोग जो शहर के अलावा दूर इलाकों में फैसलाबाद शहर के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, ये जैसे देखिए जड़ावाला है या 70-75 गाँव है या कोई भी तहसील है उसके 70-75 100-200 के करीब गाँव है, तो ये वाक़ता नहीं बड़ा मसला है। उधर के उधर लोग उसकी पट्टी कर लेते हैं या मुकामी डॉक्टर के पास जाके जो है वो इंजेक्शन या दवाई ले लेते हैं, ताहम उसका जो प्रॉपर वैक्सीनेशन है वो नहीं करवाते। दो वजह, एक तो लाइलमी है, दूसरा उनको लगता है कि शायद ये कुत्ता जो है वो उस तरह का आवारा कुत्ता नहीं है, इस वजह से भी लगा लेते हैं और बाद में फिर यही चीज़ ख़तरनाक जो है वो साबित होती है। मैं अभी भी ये बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि वो कुत्ता या काटने वाला जानवर ख़तरनाक हो या पागल हो। अगर काट लिया है फिर उसकी एग्जैक्टली फौरी वैक्सीनेशन ज़रूरी है ताकि इंसानी जान बचाई जाए। और उसके बाप का, बड़े भाई का, फैमिली का, नंबरदार का, सबका ये फ़र्ज़ है कि किसी को भी कोई भी जानवर काट ले तो उसकी पहले मरहले में फिल फोर उसी टाइम पे जाके एमरजेंसी बुनियादों पे वैक्सीनेशन करवाई जाए। जैसे कोई भी बंदा गिरता है जब रोड पर तो अक्सर उसको टेटनस का टीका लगवाया जाता है क्योंकि उधर कोई भी वायरस हो सकता है, उस वजह से वो फौरी तौर पर टीका लगवा लेते हैं। अगर नहीं लगवाते तो बाद में उसके ख़तरनाक असरात भी बाज़-औक़ात मुरतब हो जाते हैं और टेटनस की बीमारी भी जानलेवा साबित हो सकती है या बंदे को काफ़ी हद तक डैमेज करती है। तो इस तरह से कोई भी अगर मामला होता है तो उसका फिल फोर जो इलाज है, फिल फोर ट्रीटमेंट है, वो बहरहाल बंदे की ज़िंदगी जो है वो या सेहत है उसको मजबूत बना देती है, बेहतर बना देती है। लेकिन बाद में अगर चीज़ नमूदार होती है तो फिर उस वजह से जो प्रॉब्लम्स है वो देर पा होती है और इंसानी जान भी ख़तरे में पड़ जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इन दी एंड हम ब्रेक की जानिब जाएँ। कॉरपोरेशन के काम आपके सामने हैं, उनकी सर्विसेज आपके सामने हैं। मुझे बताएं, क्या आपने अभी गुज़श्ता कुछ दिनों में कोई ऐसी हरकत देखी है महकमे की जानिब से जिसमें स्पेशली ये पागल कुत्तों के ट्रीटमेंट के हवाले से इदारा मुतहर्रक हो? कोई भी ऐसी नज़र नहीं आ रही, ना कॉरपोरेशन के प्लेटफार्म पे, ना कोई लाइफ स्टॉक के प्लेटफार्म पे, ना महकमा सेहत के एंड पे और ना ही कोई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जानिब से कार्रवाई की जा रही है। देखें, ये डिप्टी कमिश्नर का फ़र्ज़ है कि तमाम महकमे उनके अंडर है और जो हज़ारों लोगों को एनवली कुत्ते काटते हैं और उस वजह से बहुत सारे मवात भी होती हैं या वैसे भी नुकसान होता है, तो उससे बचाया जाए लोगों को। इसके लिए एक बाकायदा कंपेन, जैसे ये सफाई कंपेन चल रही है, वासा की कंपेन चल रही है, तो ऐसे ही जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी कंपेन चलाई जाए, उनको एलिमिनेट किया जाए, उनको जैसे भी बचाना है, ये न्यूट्रल करना है, उनको आपने वैक्सीनेट करना है, जो भी करना है ये किया जाए। ताहम जो NGOs भी आ जाती हैं ह्यूमन राइट्स के नाम पे या मुख्तलिफ एनिमल राइट्स के नाम पे वबीला करती हैं, तो फिर ये उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि उनको भी बताना कि जब इतने लोग मर रहे हों, इतने लोग ज़ख्मी हो रहे हों, तो फिर उनमें उनका क्रेडिट लेने की बजाय वो इंतज़ामिया का साथ दें, लोगों का साथ दें ताकि लोगों को बचाया जाए और इसके लिए प्रॉपर ऐसा तरीक़ाकार वज़ा किया जाए कि जिससे ये बचना मुमकिन हो सके। वैक्सीनेशन करवानी है, आपने इनको ख़त्म करना है, जो भी करना है, लेकिन लोगों को बचाया जाए ताकि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। खबरें गुजरात हमारे साथ अब्दुर्रहमान थे और आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये इंसानी जान का मसला है और इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं है। यही एक पैगाम है जो हम सरकार के नाम भी करते हैं और जो मुंसलिक इदारे हैं, कॉरपोरेशन है, लाइफ स्टॉक है, इनका यही काम बनता है कि फ़ौरी तौर पर एक ऐसा लाया अमल बनाया जाए ताकि वो हुकूमती सतह तक उसको पहुँचाया जाए और कैंपेन की जाए ताकि लोगों तक अवेयरनेस भी जाए और हम इस मसले से छुटकारा भी हासिल करें। आइए आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं हमारे साथ। ख़वातीन हज़रात, स्ट्रे डॉग्स यानी आवारा कुत्तों के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आज के प्रोग्राम में हम शामिल कर पाएंगे, कोशिश करेंगे कि वो शामिल करें क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एक अवेयरनेस है और जितना आज़ाद कुत्ता, मतलब जो आवारा कुत्ते गलियों में, चौक चौराहों में, पार्क्स के अंदर, कब्रिस्तानों में, खुले मैदानों में, कचरे के ऊपर नज़र आते हैं, ये किस हद तक इंसानी जान के लिए सेफ़ हैं या नहीं,
इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम चीज़ें शामिल कर रहे हैं। डॉक्टर उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। आप MRCP फ्रॉम UKN PGR गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हैं और डॉक्टर साहब से थोड़ा सा वक्त लेने की जो मुझे ज़रूरत महसूस हुई है वो यही है कि हम इस पर ज़रा थोड़ा मेडिकली भी बात कर सकें कि बेसिकली रेबीज़ ये बीमारी है क्या, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, इसकी अलामात क्या है। तो ये डिस्कशन भी आप तक पहुंचना, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब कैसे हम ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आवारा कुत्ते बहुत ज़्यादा हो गए हैं शहर के अंदर और अभी फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कि इनसे बचाव कैसे मुमकिन है, क्योंकि ज़ाहिर है पागल कुत्ता हो या वो किसी भी बीमारी का शिकार जानवर अगर किसी इंसान को काट ले तो हमने देखा है कि काफ़ी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और कई लोगों की तो डेथ भी हो चुकी हुई है और सोशल मीडिया पे भी हमने देखा है। और अगर हम फैसलाबाद शहर की बात करें तो हज़ारों की तादाद में ऐसे जानवर स्पेशली कुत्ते मौजूद हैं। हाँ, वो अलग बात है कि थोड़ी जो कॉरपोरेशन है या जो लाइफ स्टॉक है इनकी तरफ से थोड़ी चीज़ें अभी उस तरह से नॉर्मलाइज हैं, मतलब प्रायोरिटी में नज़र नहीं आ रहा कि ये कितना बड़ा मसला है स्पेशली इंसानी जान के लिए अगर हम फैसलाबाद शहर की बात करें। तो सर मुझे बताएं सबसे पहले ये जो रेबीज़ बीमारी है हम देखते हैं सुनते हैं सोशल मीडिया पे कि जी ये रेबीज़ जो है इसके काटने से ये हो गया और इसके ये सिम्टम्स हो गए, मुझे बताइए बीमारी है क्या एक्चुअली? अस्सलाम वालेकुम। मैं स्टार्ट करूँगा रेबीज़ की। सबसे पहले आपके बारे में मेन जो रेबीज़ है क्या चीज़। बेसिकली रेबीज़ बीमारी है जो कि एक वायरस, जो रेबीज़ वायरस है उसके थ्रू पैदा होती है और इसका जो मेन कैरियर होते हैं जिससे ट्रांसमिट होती है वो हमारे पास कैट्स, डॉग्स, इसी तरह और कार्निवोर्स होते हैं। उसके अंदर आपके फॉक्सेस एंड इसी तरह की जितनी भी कैटेगरी की वो एनिमल्स वो फॉल करते हैं। हमारे इधर जो ज़्यादा कॉमन है वो रैबिट, डॉग्स, कैट्स, इसी तरह बाकी चीज़ें जो हमारे घरों में या हमारे यहाँ ज़्यादा पाए जिनके हमारे साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होता है या जो हमारे कांटेक्ट में ज़्यादा आते हैं। बेसिकली जो वायरस होता है वो उस इन्फेक्टेड एनिमल के अंदर होता है और जब वो उसकी बाइट होती है या इवन स्क्रैच मार्क्स उसके एनिमल के होते हैं तो वो ट्रांसमिट हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर एंड देन थ्रू द नर्व्स वो ट्रांसमिट जो नर्व्स होती हैं उसके थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आपका दिमाग है और जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है जो आपका हराम मगज़ हम उसे कहते हैं तो उस तक ट्रांसफ़र होता है। और वंस द वायरस इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम द साइट ऑफ बाइट और इन्फेक्शन इनोकुलेशन तो उसके बाद जब वो एंट्री गेन कर ले आपके CNS के अंदर देन इट इज़ लाइकली अनट्रीटेबल। इट इज़ अनट्रीटेबल मतलब इसमें देखें आपको जानवर ने काट लिया या स्क्रैचेस चले नहीं काटा, एक होता है आपको हम पुराने ज़माने में होता था कि कुत्ते ने काट लिया जनाब 14 इंजेक्शन पेट में लगेंगे, ये तो हमें एक पुराना समझ में आती है। अब तो जदीद टेक्नोलॉजी है, अब चीज़ें इट्स अ मिथ। ये अभी हम इस बात को साइड पे रखते हैं क्योंकि कुत्ते ने काट लिया तो समझ में आता है फौरी तौर पर जाकर वैक्सीनेशन लगवाओ, ये तो समझ में आ गई। ये जो स्क्रैचेस होते हैं मतलब बिल्ली आप पकड़ते हैं आपके जिस्म पे, आपके बाजुओं पे, हाथ पे स्क्रैच करती है, कुत्ते को पकड़ते हैं आपने कुत्ते के नाखून के स्क्रैच लगे तो वो शायद हमारे लिए इतना डेंजरस नहीं होता कि काटने से, तो वो समटाइम हम उसको निगलेक्ट भी कर जाते हैं। तो मुझे बताएं ये किस हद तक खतरनाक और कितना इंपॉर्टेंट है? बेसिकली हम जो वोंड की कैटेगराइज करते हैं, हाई रिस्क वोंड हैं या फिर माइल्ड टू मॉडरेट रिस्क है या फिर मिनिमल वोंड। अगर तो स्किन की कॉन्टिन्यूटी ब्रीच नहीं हुई तो हम उसे लो टू नो रिस्क पे लेंगे। अगर तो पेशेंट की स्किन अब्रेजन हो गई या लेसरेशन हो गई देन इसको कहते हैं प्रॉपर छिल गया, आसान अल्फाज में खून निकला है, हाँ, तो उसको हम फिर हाई रिस्क फोन की तरफ लेंगे। देन इट कैरीज द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन इफ़ द इन्फेक्टेड एनिमल इज़ सफरिंग फ्रॉम रेबीज़ वायरस। इसकी तशखीस कैसे होती है? मिसाल के तौर पर एक बंदा आपके पास आ गया है जो पेशेंट है, वो कहता है जी मुझे कुत्ते ने काट लिया, स्क्रैचेज है, मुझे ये समझ में आ रही है कि मुझे लगता है कि मुझे इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी तशखीस आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में कैसे करते हैं? इनिशियली सबसे पहले तो हम हमारा जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से होता है। अगर तो हमारे पास एनिमल अवेलेबल है, मोस्ट केसेस के ऊपर अगर पालतू जानवर था या फिर कोई बाहर का जानवर था गली का या फिर आपकी लोकल लोकेलिटी का, अगर तो वो अवेलेबल है तो सबसे पहले तो ये होता है कि उसके अंदर वायरस मौजूद होता है तो उसकी टिश्यू की बायोप्सी से आइडेंटिफाई हो सकता है कि इज़ द animal is suffering from rabies or not. If the animal is having rabies तो highly chances हैं कि आप इन्फेक्ट हुए हैं तो आपको रेबीज़ डेवलप होने के चांसेस हैं।
यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि फौरी तौर पे डेवलप नहीं होती, जैसे मोस्टली कंडीशंस के अंदर होता है कि यहाँ से आपको ट्रांसमिशन होगी और फौरी तौर पे आप रेबीज़ डेवलप होगी, इस तरह नहीं होता। ये कह लें कि एक अच्छी चीज़ है इस, यानी बचत का इसमें मार्जिन है। तो आपकी साइट ऑफ अटैक्स से जो डिस्टेंस है आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, आपके दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड का, वो मैटर करता है। अगर उसने हाउ मच इट टेक्स टाइम? वो मैंने वही बताया कि ये डिपेंड करता है कि आपको बाइट कहाँ पे हुई है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हाथ पाँव आपके करीबी होते हैं। हाँ जी, तो इस पे होती है तो इसमें मोर देन वीक भी लग सकता है और इवन इससे वीक से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 मंथ तक भी जा सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर नेक पे है तो इसकी ट्रांसमिशन जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ द साइट ऑफ अटैक और बाइट फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये डिपेंड करता है कि वायरस की कितनी देर के अंदर जो ट्रांसमिशन होगी, और दूसरा इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है थोड़ा सा वेरी करता है, ठीक है। अच्छा, एज वी हैव सीन के इसका मतलब जैसे आपने नर्वस सिस्टम की बात की है, तो वो लोग जो अजीब सा रिएक्ट कर रहे होते हैं, हमने देखे हैं जिन लोगों को स्ट्रे डॉग्स ने या रेबीज से इन्फेक्टेड किसी डॉग ने काट लिया है या स्क्रैचेस किए हैं, तो उनके अंदर जो हमने वीडियोस देखे हैं कि वो अजीब सा ज़ॉम्बी टाइप रिएक्ट कर रहे होते हैं, मतलब इकट्ठे हो रहे हैं, आवाज़ें अजीब सी निकालते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है? ये बेसिकली जैसे मैंने बताया कि जो रेबीज़ वायरस है बेसिकली वो आपके न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है, आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो ये उन्हीं की हाइपर एक्साइटेबिलिटी की वजह से होता है। जब न्यूरॉन्स को अफेक्ट होते हैं, आपके बेसिकली जो सारी बॉडी है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। तो जब उन्हें अफेक्ट करता है तो पेशेंट को मिनिमल स्टिमुलस भी मिलता है, तो उसके ऊपर वो हाइपर एक्साइटेबिलिटी और हाइपर फंक्शनैलिटी पेशेंट को होती है। आप थोड़ा सा भी कोई स्टिमुलस उसे मिलता है, जैसे कि कोई भी किस्म का स्टिमुलस है, तो उसकी वो हाइपर रिएक्शन होता है न्यूरॉन्स की तरफ से, क्योंकि वायरस इज़ रिजाइडिंग इनसाइड द न्यूरॉन। मतलब उसके बाद दिमाग अपने कंट्रोल में नहीं होता। हाँ जी। अच्छा, मुझे अब जैसे कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और आई होप कि देखने वालों को इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा भी मिलेगा और जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनसे बचत के चांसेस भी जो है वो भी होंगे। अब देखेंगे, एक तो एक प्रोसेस है एज यू टोल्ड मी, और जो मेरे इल्म में था मुझे लग रहा था कि शायद काट लिया तो भाई अगर आपने 24 घंटे तक नहीं उसका फौरी तौर पर आप हॉस्पिटल पहुँचे तो इट कैन बी डेडली, लेकिन एज़ यू टोल्ड मी कि तकरीबन 1 हफ्ता से महीने तक का मार्जिन भी है। सो मिसाल के तौर पर देखें, शहर के अंदर तो हमारे पास सहूलियात होती हैं, फौरी तौर पर हम हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, लेकिन जब आप शहर से थोड़ा बाहर जाते हैं, देहातों में या जो और इर्द गिर्द जो दूर शहर से ज़्यादा दूर इलाके होते हैं, वहाँ पर लोग ज़रा इन चीज़ों को बड़ा लाइटली भी ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या फौरी तौर पर करना चाहिए? मेन ये आप जो सवाल है ये बेसिकली प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आ जाता है कि एक तो बीमारी है उसको ट्रीटमेंट है, और एक ये है कि बीमारी को हम होने से बचाया जाए, ठीक है। इसे प्राइमरी या प्राइमोडियल प्रिवेंशन को हम नाम देते हैं। बेसिकली मास लेवल पे, अवामी लेवल पे अवेयरनेस की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि किसी किस्म की भी जो एनिमल बाइट है उसे लाइटली ना लिया जाए। अगर तो कुछ जो घरेलू टोटके हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, घरेलू टोटके के डेटॉल से साफ़ कर लो या कोई पायोडीन लगा लो, मतलब ये क्या उस वक्त फौरी तौर पर आपके लिए इफेक्टिव होती हैं कि नहीं? मैं आपको बेसिकली इसी के बारे में इसी को कवर करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले सपोज़ आपको किसी ने भी जो था स्ट्रे एनिमल, कैट या डॉग, किसी ने भी काट लिया, तो सबसे पहले आपका फ़र्स्ट एड आ जाती है कि आपने जो साइट ऑफ वुंड है जहाँ पे आपका ज़ख़म हुआ है, सबसे पहले आप जो भी आपके पास अवेलेबल है चीज़, आप उसे अच्छी तरह पानी के साथ वॉश करें। आपके पास कोई भी पायोडीन या सोप इवन है तो आप उसे अच्छी तरह डर्ट और इसमें जो भी डेब्री वगैरह है उसे अच्छी तरह साफ़ करें जितना भी हो सकता है। फ़र्स्ट एड आपकी ये आ जाती है। उसके बाद आप फौरी तौर पे जो आपका प्राइमरी हेल्थ केयर है जहाँ आपके अवेलेबल है, क्योंकि गांव के अंदर BHUs होते हैं जो कि फ़र्स्ट साइट ऑफ इंट्रैक्शन होते हैं, आप उधर डॉक्टर्स के पास जाएँ, वो आपके वूंड को कैटेगराइज करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि आपको फर्दर किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर तो आपका वूंड ऐसे है कि उसमें डीप वूंड है, अब्रीजन है और हाई रिस्क वूंड है, तो फौरी तौर पे हमारे पास पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस होता है कि मसला होने के बाद या इन्फेक्शन अटैक होने के बाद हम उसे कवर कर सकें, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास वैक्सीन भी अवेलेबल है और दूसरा ये कि इम्यूनोग्लोबुलिन भी अवेलेबल है। वो ये कि क्योंकि वायरस को तो हमने जैसे आपको बताया कि थोड़ा सा टाइम लगता है ये सिम्टम्स और डिज़ीज़ को डेवलप होने में, तो उस पीरियड के दौरान वो हमारे पास गोल्डन और है। अगर हम उसके लिए रिकवरेबल टाइम है, हाँ जी, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन और वैक्सीन आती है वो हम लगा देते हैं, तो पेशेंट को रेबीज़ नहीं डेवलप होती, उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है
और वो फाइट करती वायरस के अगेंस्ट और रेबीज़ की। हाँ जी। अच्छा, इसका मतलब है कि वो जो एक डेडली पॉइंट है कि जिसके बाद रिकवरेबल होना मुश्किल है, वो लास्ट स्टेज है, उससे पहले यू हैव टाइम। मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमारे पास आते हैं वो ये इसी तरह होता है कि किसी एनिमल ने उन्हें काटा और उन्होंने लाइटली लिया, जस्ट उसे साफ करके उसने कहा कि इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग। तो वायरस कंटिन्यूज टू ग्रो एंड ट्रांसमिट एंड देन आफ्टर few days or few months or even weeks the signs and symptoms of rabies develop. Once the signs and symptoms develop, then it's a deadly disease with no proper treatment. इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि हम, चलो स्ट्रे डॉग्स की बात हम साइड पे करते हैं, यूजुअली घरों में आप जानवर पालते हैं, लोगों ने ज़्यादातर डॉग कैट्स रखी होती हैं, तो क्या ये रेबीज़ जो आपके घर में पालतू जानवर है उसके अंदर भी डेवलप ये हो सकता है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे कैरियर्स के तौर पे एक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली उनमें भी डेवलप हो जाता है। अगर तो प्रॉपर वैक्सीनेशन है तो देन देयर लेस चांसेस, लेकिन अगर पेशेंट जो एनिमल है कोई भी किस्म का, क्योंकि नेचुरली उनके एज अ रिजर्वायर के तौर पे एक्ट करते हैं, तो उनमें वो डेवलप हो जाता है। इसका मतलब है कि जो लोग घरों में जानवर पेट्स रखते हैं, आपकी उनके लिए वैक्सीनेशन उनसे ज़्यादा आपकी इंसानी जान के लिए भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऑफ कोर्स वो भी एक अल्लाह की मखलूक है, खुदा की मखलूक है, तो उनको भी सेव करना जो ओनर्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, एक लास्ट पर एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा डॉक्टर साहब कि जो इसकी वैक्सीनेशन है, एज वी नो कि ज़्यादातर प्राइवेट जो फार्मेसीज़ हैं वहाँ पर अवेलेबल होती हैं, गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, काइंडली मुझे बताइए, क्योंकि आज हम भी हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, सो ऑल ओवर बताते चले कि वी आर एट जनरल हॉस्पिटल राइट नाउ। सो मुझे बताएं, क्या गवर्नमेंट लेवल पे भी वैक्सीनेशंस प्रोवाइड की जा रही हैं स्पेशली रेबीज़ के केसेस में, या आप उनको कहते हैं कि जी हमारे पास नहीं है तो आप किसी भी प्राइवेट फार्मेसी से लेकर के आएँ तो हम आगे ट्रीटमेंट देते हैं? नहीं, ये मैं इसमें सीएम साहबा का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इंश्योर किया है कि रेबीज़ की वैक्सीन ये कॉस्टली भी है, लेकिन उन्होंने इंश्योर किया है कि ऑल 24/7 इसकी अवेलेबिलिटी इनको इंश्योर किया जाए। जैसे ही हमारे पास लैंड करता है पेशेंट एमरजेंसी के अंदर, उसका प्रॉपर हम उसे असेस करते हैं, जो उसके टाइप ऑफ वुंड कैटेगराइज करके उसे फर्स्ट शॉट हम देते हैं। इसकी बेसिकली 2 शॉट्स होते हैं जो पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन के हैं। एक 0 फर्स्ट डे पे जिस दिन बाइट हुई है उसे हम डे 0 काउंट करते हैं, उस दिन वैक्सीन लगती है, और आफ्टर 7 डेज़ पेशेंट की 2 डोजेज स्केड्यूल है इसका अलॉन्ग विद इम्यूनोग्लोबुलिन। अगर हमें लगता है कि पेशेंट की प्रीवियस वैक्सीन नहीं हुई और हाई रिस्क में होला तो हम उसको वो भी साथ। तो अभी हम एक जनरल एक अराउंड फिगर लेते हैं कि अभी अगर हम 1 महीने की बात करते हैं तो पिछले 1 महीने में आपके ख्याल से कितने केसेस हॉस्पिटल में आ चुके हैं जिन्हें आप डील कर चुके हैं? मल्टीपल केसेस आ जाते हैं डेली बेसिस पे, ऑलमोस्ट डजन के करीब डेली की बेसिस पे, जो बाइट्स और कुत्ते या जानवरों के स्क्रैचेस या बाइट्स के पेशेंट्स हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। थैंक यू। खबर के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में चीज़ शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। जो बीमारी जानवरों में पाई जाती है उसकी अवेयरनेस पर प्रोग्राम किया, कोशिश की कि ये पैगाम आप तमाम लोगों तक पहुँचे, स्पेशली वो लोग जो पेट लवर्स हैं, जो घरों में जानवर पालते हैं, स्पेशली डॉग्स या कैट्स घरों में रखते हैं। तो आज का प्रोग्राम उनके लिए था कि आपने अपने जानवरों की नकलो हरकत पर नज़र रखनी है, उनके बिहेवियर्स पर नज़र रखनी है। और अच्छी बात सुनने में जो आई है वो ये है, जो आज के प्रोग्राम के वसात से जो मुझ तक भी पहुंची है, वो ये है कि रेबीज़ बहुत रेयर है। ऐसा नहीं है कि हर दूसरे जानवर को ये बीमारी हो जाती है, ये बहुत ही रेयर केसेस हैं। और अभी तक पंजाब के अंदर कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ गुज़श्ता कुछ महीनों में, अगर बात की जाए। लेकिन अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी किसी भी वक्त किसी भी बीमारी में मुब्तला हो सकता है, इस बात में तो कहीं दो राय नहीं है। सो अपने पेट्स का ख्याल रखें, उनकी वैक्सीनेशन प्रॉपरली करवाएं, और जो आपके जानवरों के स्क्रैचेस या उनके काटने के निशान आपके जिस्म पर होते हैं, आपके हाथों पे काट लेते हैं प्यार करते हुए या खाना डालते हुए, मोहब्बत में जानवर बड़ा करीब करीब भी आ जाते हैं, तो अगर तो स्क्रैच बहुत गहरा है तो फौरी तौर पर आपने वैक्सीनेशन करवा लेनी है जाके। अगर तो हुई है तो फिर कोई मसला नहीं है। सो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आपका जो पेट है अगर आपको स्क्रैच करता है, तो अगर जख्म गहरा है तो आपने फ़ौरन हॉस्पिटल जाना है और वहाँ से आपने उसकी वैक्सीनेशन लाजमन करवा लेनी है। अगर आपको लगता है कि हाँ बाइट गहरी होगी या नाखून का जख्म गहरा हो गया, और अगर वो बहुत हल्का माइनर है तो दैट्स इग्नोरेबल। घर में आराम से कोई भी जो आप डेटॉल या पैडिन वगैरह लगाएं और वो मसला नहीं करेगा। फिर भी जानवरों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से जो इन्फॉर्मेशन हमने आप तक पहुंचाई है, काफ़ी लोगों के दिल से वहम निकल जाएगा, डर खौफ निकल जाएगा कि पता नहीं हमारे जानवरों में कोई ऐसी बीमारी ना इनको हो जाए जो अगर इंसान को काट ले तो उसमें बचत मुमकिन नहीं है। बचत बिल्कुल मुमकिन है। और आपने ये भी देखा होगा कि डॉक्टर से भी मुलाकात करने के बाद ये भी क्लियर हो गया कि उसके अंदर भी काफ़ी पीरियड मार्जिन होता है।
अगर जानवर ने आपको काट लिया है तो हफ्ता 10 दिन का मार्जिन है। अगर आप उससे पहले फौरी तौर पर डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो वैक्सीनेशन लग जाए, परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, आपने अगर उसको इग्नोर कर दिया कि घर में आपको जानवर ने काट लिया और खुदा न खास्ता किसी बड़ी बीमारी का या किसी और बीमारी में मुब्तला था, तो अगर उसने आपको काट लिया और आपने उसको इग्नोर कर दिया तो वो आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अब इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।